एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, दीवान इंडस्ट्रीज। चिराग जिया को आज डिनर पर बाहर ले जाने वाला था ताकि जिया का मूड ठीक हो जाए। चिराग भी अब तक रेडी होकर वापस अपने कैबिन में आ गया था, लेकिन जिया अभी तक रूम से बाहर नहीं आई थी। चिराग ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वहीं कैबिन में चेयर पर बैठकर जिया का वेट करने लगा। कुछ देर बाद चिराग के कानों में डोर के खुलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर चिराग नजर उठाकर जिया को देखने लगता है, जो अब तक रूम से बाहर आ गई थी। जिया ने एक ब्लू कलर का गाउन पहना था, जिसमें जिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिया को देखकर चिराग ने अचानक ही कहा, ब्यूटीफुल। चिराग के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जिया ब्लश करने लगी और उसने अपनी नजरें झुका ली। चिराग जिया को इस तरह शर्माता देख जल्दी से उठकर जिया के पास आता है और उसे अपने एक हाथ से जिया को अपने करीब किया और दूसरे हाथ से जिया के सिर को ऊपर उठाकर प्यार से उसके दोनों गालों पर किस किया। चिराग के इस तरह उसे किस करने से जिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। चिराग जिया की ऐसी हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाय, मेरी प्यारी सी बीवी को शर्माना भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। चिराग के इस तरह कहने से जिया चिराग को घूरने लगती है। जिया कुछ कहती उससे पहले ही चिराग बात को संभालते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, क्या तुम बात बात पर ऐसे मुझे घूरने लगती हो? मैं तो बस यूं ही कह रहा था, लेकिन आज तो तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। चिराग की बात सुनकर भी जिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस में कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी चिराग को घूर कर देख रही थी। चिराग अब जिया का घूरना और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से जिया के हाथों को पकड़ते हुए प्यार से कहा, ओहो स्वीट हार्ट, चलो भी, अब तुम कितनी बातें करती हो? ऐसे ही हम यहीं पर बातें करते हुए टाइम वेस्ट करते रहेंगे तो वहाँ पर कब पहुँचेंगे? मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज प्लान किया है, अब चलो, जल्दी चलो। ऐसा कहते हुए चिराग जिया के हाथ को पकड़कर कैबिन से बाहर जाने लगता है। कुछ ही देर में दोनों चिराग की प्राइवेट लिफ्ट से बाहर निकलकर पार्किंग में पहुंच जाते हैं और चिराग जिया को गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। असल में आज चिराग जिया के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए वो अपने साथ ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स को लेकर नहीं जा रहा था। चिराग और जिया के वहाँ से निकलते ही एक आदमी पिलर के पीछे से बाहर आया और उसने किसी को फोन मिलाकर कहा, भाई वो निकल गया है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी है। तभी उसे दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, वो बहुत खूबसूरत है, एकदम कड़क, मार्केट में उसका बढ़िया दाम मिलेगा। ऐसा कहते हुए वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी दूसरी तरफ से उस आदमी ने कुछ कहा, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, ओके भाई, काम हो जाएगा। इतना कहकर वो आदमी फोन काट देता है और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। वहीं चिराग की कार में जिया और चिराग दोनों ही चुपचाप थे। चिराग भी समझ गया था कि जिया अभी भी उससे गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। जिया तो विंडो से बाहर के नजारे को देखते हुए मन ही मन चिराग को कोस रही थी। जिया अपने ख्यालों में गुम बाहर देख रही थी कि तभी चिराग अचानक से ब्रेक लगा देता है, जिससे गाड़ी एक झटके के साथ रुक जाती है। जिया का सिर भी डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा, जिसकी वजह से वो एक पल को डर गई, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को संभाल लिया और गुस्से से चिराग से कहा, तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पर गाड़ी लेकर निकलते ही क्यों हो, बेवकूफ कहीं के। जिया इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नजर चिराग के चेहरे पर गई, जो एकदम कठोर हो गया था। चिराग इस समय किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। जिया भी एक पल को चिराग को इस तरह देखकर डर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि चिराग की नजर कहीं और है। वो उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस और देखती है जहां इस समय चिराग देख रहा था। जिया जैसे ही सामने का नजारा देखती है वो हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ बानी खुद वंश के पास रहने का कहकर नील और मैरी आंटी को रेस्ट करने के लिए जाने को कहती है। बानी की बात सुनकर मैरी आंटी और नील रूम से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन नील वंश के रूम से जाता उससे पहले ही बानी नील को रोक लेती है। नील भी बानी के कहने से रुक जाता है और बानी की तरफ देखते हुए कहता है, जी मैम। नील की आवाज सुनकर बानी अपनी नजर वंश से हटाकर नील की तरफ देखते हुए कहती है,
क्या आप मुझे बता सकते हैं वंश को क्या हुआ है और ये सब कैसे हुआ? बानी के सवाल को सुनकर नील परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बानी को सब बताना चाहिए या नहीं। बानी भी नील के चेहरे पर आते जाते भावों को बहुत गौर से देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और नील के कुछ कहने का इंतजार करने लगती है। नील कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेकर बानी की तरफ देखते हुए कहता है, मैम, सर को गोली लगी थी, लेकिन वो अब ठीक है, उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। और रही बात इस अटैक की, तो मैम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नील की बात सुनकर कि वंश को गोली लगी है, बानी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उसे तो जहाँ तक याद है, उसने वंश को समय रहते उस जगह से हटा दिया था। वो अपनी सोच में ही गुम थी कि तभी नील का फोन रिंग करता है। फोन की आवाज सुनकर नील एक नजर फोन को देखता है और बानी को देखते हुए कहता है, सॉरी मैम, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लेना, अब मैं चलता हूँ। फोन की रिंग सुनकर बानी भी अब तक होश में आ चुकी थी और नील की बात सुनकर उसने हाँ में अपना सिर हिलाकर नील को जाने का इशारा किया। बानी की परमिशन मिलते ही नील रूम से बाहर चला जाता है और बानी भी अब वंश की तरफ देखने लगती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुछ देर तक बानी बिना कुछ बोले बस यूं ही वंश को एकटक देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसे थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगती है, इसलिए वो वहीं बेड पर वंश के बगल में लेट जाती है और फिर से वंश को एकटक देखने लगती है। उसके मन में इस समय बहुत सवाल थे जो वो वंश से पूछना चाहती थी, लेकिन अभी वंश इस हालत में नहीं था कि वो बानी के सवालों का जवाब दे। इसलिए बानी डिसाइड करती है कि जब वंश ठीक हो जाएगा तब वो उससे सारे सवाल पूछेगी। ऐसे ही सोचते सोचते बानी कब नींद के आगोश में चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह 4 बजे वंश के रूम में वंश की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है। उसे अब होश आ रहा था। वो नजरें उठाकर चारों तरफ देखता है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि वो हॉस्पिटल में ना होकर अपने फार्म हाउस में है। तभी अचानक उसके दिमाग में बानी का ख्याल आता है। वो धीरे से बानी को पुकारता है और बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ पाता उससे पहले उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वंश एकदम शांत हो गया। ये आवाज बानी की थी जो वंश को पुकारने और उसके हलचल करने से जाग गई थी। जब उसने वंश को इस तरह हड़बड़ी में बेड से उठते देखा तो उसने प्यार से वंश को देखते हुए कहा, वंश, आप शांत हो जाओ, सब ठीक है। बानी की आवाज सुनकर वंश भी शांत हो जाता है और बानी को देखने लगता है जो अब बेड पर उठकर बैठ गई थी। वंश बानी को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। बानी का वंश से प्यार से बात करना वंश को ये समझाने के लिए काफी था कि उसकी बानी उसके साथ है और पास है। वो उसके डेविल साइड को देखकर भी उसके साथ रहने को तैयार है। वंश बानी को देखकर मन ही मन बहुत खुश था। उसने बिना कुछ कहे बानी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बानी को अपने सीने से लगाकर प्यार से कहा, जान, प्लीज आगे से ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वंश इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही बानी वंश को किस कर उसे चुप करा देती है। वंश तो बानी के इस एक्शन से हैरान हो जाता है। वो जो कह रहा था वो सब तो जैसे वो भूल ही गया और आंखें खोले हैरानी से बस बानी को देखे जा रहा था। असल में बानी को किस करना नहीं आता था, वो बस किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वंश तो जैसे फ्रीज हो गया था। उसे तो तब होश आया जब बानी उससे अलग होने लगी, लेकिन वंश ऐसे कैसे बानी को इतनी आसानी से जाने दे सकता था, वो भी तब जब पहल बानी ने की हो। वो तो मन ही मन बहुत खुश था बानी के इस तरह उसे किस करने से। उसने बिना देर किए बानी को वापस खींच लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस करने लगा। दोनों इस किस के जरिए एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास दिला रहे थे। कुछ ही देर में वंश बानी को खुद से अलग कर उसे अपने गले से लगा लेता है और प्यार से कहता है, जान। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? वंश ने बानी से सवाल करते हुए पूछा। वंश का सवाल सुनकर बानी कहती है, नहीं। बानी की बात सुनकर वंश बानी के सिर पर प्यार से किस करते हुए कहता है, थैंक्स बानी, मुझसे ना डरने के लिए, वरना अगर तुम भी मुझसे बाकी सबकी तरह डरती तो मैं। वंश इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही बानी वंश के होठों पर अपनी उंगली रख देती है और उसे चुप करा देती है और वंश को देखते हुए प्यार से कहती है, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझसे एक वादा करो।
बानी की बात सुनकर वंश हल्की मुस्कुराहट के साथ बानी से कहता है, जान आप बस हुक्म करो, आप जो कहोगी मुझे मंजूर है। वंश की बात सुनकर बानी मुस्कुराते हुए कहती है, वंश मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे वादा करें कि आगे से आप कभी खुद की जान को इस तरह खतरे में नहीं डालेंगे। आपके बॉडीगार्ड्स हमेशा आपके साथ होने चाहिए और आपको हमेशा खुद का ध्यान रखना होगा। आपको नहीं पता कल मैं कितना डर गई थी। वंश मैं आपको खोना नहीं चाहती, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। ऐसा कहते हुए बानी की आंखों में नमी आ गई थी। बानी की बात सुनकर वंश प्यार से बानी के दोनों गालों पर किस करता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, जान शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहती हो और मैं कभी कहीं नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा, तो तुम बेफिक्र रहो। लेकिन क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहती? वंश की बात सुनकर बानी कहती है, पूछना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी नहीं, और उससे भी बड़ी बात मुझे आप पर भरोसा है कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगे और ना ही करते होंगे। बानी की बात सुनकर वंश कहता है, जान तुम बहुत तेज हो, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, गुड। वंश की बात सुनकर बानी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मिस्टर ओबरॉय तो बहुत समझदार है, इतनी जल्दी सब समझ गए। बानी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा जी, तो तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही इतना बड़ा बिजनेसमैन और माफिया किंग बन गया? ना ना मेरी जान, ऐसा बहुत कुछ है जो सबकी सोच और समझ से बहुत दूर है और उसके आगे की हर एक चीज वंश ओबरॉय से शुरू और वंश ओबरॉय पर ही खत्म होती है। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, हाँ आई नो, पर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ सवाल तो मैं आपसे पूछ ही सकती हूँ। बानी की बात सुनकर वंश मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ जान ठीक है, तुम जो चाहो पूछ सकती हो, आफ्टर ऑल तुम मेरी जान हो। वंश की बात सुनकर बानी फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बानी की बात सुनकर वंश मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी चिंता, इंटरेस्टिंग। ये सब सोचते हुए वंश बानी को देख रहा था। फिर कुछ सोचकर वंश कहता है, जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, ठीक है अब आप रेस्ट करो, मैं यहीं बैठी हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर बानी बेड से उठने लगती है, लेकिन वो बेड से उठ पाती उससे पहले ही वंश उसे वापस खींचकर अपने गले से लगा लेता है और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है और कोई कहीं नहीं जाएगा, अब तुम चुपचाप ऐसे ही मेरे साथ सो जाओ, और हाँ नो आर्ग्यूमेंट्स, ओके। वंश की बात सुनकर बानी कुछ नहीं कहती और ऐसे ही वंश के साथ सो जाती है। वंश को भी थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है और वो दोनों एक बार फिर नींद के आगोश में चले जाते हैं। क्या चल रहा है वंश के मन में? क्या कुछ ऐसा है बानी के बारे में जिसके बारे में वंश जान चुका है? क्या बानी वैसी ही है जैसी दिखती है? क्या बानी वंश से कुछ छुपा रही है? कौन है वो शख्स जिसके बारे में विवान ने नील को बताया? कौन है वो शख्स जो अचानक से एक्टिव हो गया? क्या चिराग की लापरवाही साबित होगी उसकी गलती? क्या हुआ जिसे देखकर जिया हैरान हो गई? क्या हुआ ऐसा जिसे देखकर चिराग का चेहरा कठोर हो गया? क्या चिराग और जिया कभी हो पाएंगे एक? कौन है वो शख्स जो चिराग और जिया के बारे में फोन पर बात कर रहा था? कौन है वो शख्स जिसने नील को फोन किया? आखिर क्यों नील कॉलर आईडी को देखकर जल्दी से वंश के रूम से निकल गया? क्या होगा जब माही को पता चलेगा बानी और वंश के एक्सीडेंट के बारे में? क्या होगा जब विवान को पता चलेगा बानी के बारे में? क्यों नील ने वंश की सिक्योरिटी हाई कर दी? क्या हुआ था बानी के अतीत में? कौन है वो शख्स जिसे जिया ढूंढ रही है? क्या विवान और माही हो पाएंगे एक? क्या माही जान पाएगी विवान की बेरुखी के पीछे का सच? क्या होने वाला है इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का एपिसोड नंबर 45। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये कहानी जो है वो कैसी लग रही है और आप लोगों को क्या लगता है क्या होने वाला है इन सभी की ज़िंदगियों में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।